नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं गौ माता के बारे में। दरअसल लंपी वायरस का कहर मध्य प्रदेश में भी गौ माता की जान ले रहा है। राजस्थान बॉर्डर से मध्य प्रदेश में प्रवेश किए इस लंपी वायरस से मध्य प्रदेश में लगभग 3000 से अधिक गौ माता संक्रमित हो गई हैं। और अगर आंकड़े की हम बात करें तो राजस्थान बॉर्डर के नीमच इलाके में लगभग 1000 के आसपास गौ माता लंपी वायरस से संक्रमित है। गुजरात बॉर्डर पर भी इस लंपी वायरस के फैलने का खतरा है। मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें, ये आंकड़ा 5000 से ऊपर है जो गौ माता को अपना शिकार बना रहा है। इस पूरे मामले में हम विस्तार से बात करेंगे। हमने नीमच से भी अपने संवाददाता से बातचीत की है, मनावर से बातचीत की है। नीमच से जुड़ेंगे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सुभाष ओझा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा गांव देहात से जुड़े जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं उसमें नरेंद्र अग्निवंश है, वो टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे। ग्रामीण परिवेश के जानकार रमेश सिंह टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे और स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे साथ देवदत्त दुबे। और स्टूडियो में रहेंगे हमारे साथ संजय सोनी जी। इस पूरी चर्चा की शुरुआत में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में सरकार के जो नुमाइंदे वो क्या कहते हैं, मंत्रियों का क्या कहना है, पत्रकार क्या सोच रहे हैं और गांव देहात की स्थिति क्या है। चर्चा की शुरुआत में पहले मंत्रियों के बयान और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारा स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह की कोई भी वायरस हो या किसी भी तरह की कोई बीमारी हो या सीजनल बीमारी हो, उसकी रोकथाम के लिए और उसके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की जाए और ये हो भी रही। इस विषय में लगातार सरकार की दृष्टि है, सरकार की नज़र है और नीचे तक जिला स्तर पर इसके रोकथाम के समस्त इंतजामात करने के निर्देश दिए गए। हम लगातार, मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे के पूरे विभाग को अलर्ट मोड पर किया हुआ है। पड़ोस के राज्य से पशु ना आ पाए, क्योंकि ये राजस्थान में भयावह रूप इसका देखा गया है और इसलिए पूरी चिंता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन का भी निर्माण जिस तरह से किया है, जो इस बात का द्योतक है कि हर जीव की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। अकेला कोरोना वैक्सीन नहीं बनाई उन्होंने, इतनी तेजी के साथ में पशुओं के लिए भी वैक्सीन बनाई है। जल्दी सुधार होगा। को लेकर जो बीमारी चल रही है उसको लेकर यहाँ पर पशु चिकित्सक। तो हमने सुना कि सरकार सतर्क है, लेकिन गांव देहात में इसकी सतर्कता अभी नजर नहीं आ रही है। हम सुनेंगे हमारे संवाददाता मनावर से क्या कह रहे हैं, उनकी रिपोर्ट। उसके बाद चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। पशुओं को लेकर जो बीमारी चल रही है उसको लेकर यहाँ पर पशु चिकित्सक उपस्थित हैं। इसी गोवंश में अभी लंपी नाम की बीमारी, जिसका मुख्य लक्षण है शरीर पर गठानों का होना, पैरों में सूजन व हल्का बुखार, जो कि गोवंश पशु में मुख्यतः हो रही है, जिसके बचाव के लिए शासन द्वारा टीके प्रदाय किए गए, जिसके कारण हम आज गौशाला में, गोकुलधाम गौशाला में टीके लगवा रहे हैं। तो हमने सुना कि लंपी वायरस का कहर कैसा है। हमारे साथ स्काइप पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। रमेश सिंह जी टेलीफोन लाइन पर हैं और नीमच से हमारे साथ हैं सुभाष ओझा जी। स्टूडियो में संजय सोनी जी। सबसे पहले सुभाष जी आपसे बातचीत, क्योंकि राजस्थान बॉर्डर का मामला है, नीमच मंदसौर उसी से जुड़े हुए हैं। क्या स्थिति है नीमच की? सर, ये नीमच जिला सीमावर्ती है राज्य का क्षेत्र और हमारे आसपास के जिलों में जब लंपी वायरस की सूचनाएं निरंतर हमें मिल रही थी, तो उन सूचनाओं के मद्देनजर मीडिया के और विभिन्न माध्यमों से बार बार ये पहलू उजागर किया जा रहा था कि इस बारे में त्वरित और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए थे। लेकिन शायद संसाधनों की कमी, चिकित्सा विभाग के पास पशु चिकित्सकों और स्टाफ की कमी, इस तरह की व्यवस्थाओं का असर ये हुआ कि लंपी वायरस का प्रकोप इस सीमावर्ती क्षेत्र में भी निरंतर फैलता चला जा रहा है। जी, सरकार और प्रशासन जागे हैं, लेकिन सुभाष जी, कितने गांव में है और लगभग क्या संख्या होगी, कुछ अनुमान है क्या? जिले में लगभग अभी लगभग 150 गांवों में ये बीमारी फैल गई है सर, और 700 से 800 पशु इसके शिकार हैं। प्रशासनिक तौर पर तो आंकड़े
पूरे बताए नहीं जाते हैं या कम बताए, और प्रशासनिक तौर पर देखें तो इसके आधे ही आंकड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन मेरी अपनी सूचना है जो ग्रामीण किसानों के माध्यम से, पशुपालकों के माध्यम से मिल रही है, तो लगभग 800 के करीबन पशु इसके शिकार हो चुके हैं और जिले में लगभग 40 से अधिक पशु की इनमें मृत्यु हो चुकी है। तो वहाँ की किसी किस्म की वैक्सीन या दवाओं के इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा? वैक्सीन का इंतजाम और सप्लाई निरंतर चल रही है, लेकिन जितनी अपेक्षित मात्रा में और जितनी तेजी से वैक्सीन का होना चाहिए था, वो अभी लगभग 34,000 किसानों को टीके लगवाने का दावा किया जा रहा है जी। लेकिन आज टुडे की स्थिति ये थी कि कल वैक्सीन खत्म हो चुकी थी और ये बताया जा रहा था कि अब वैक्सीन आएगी और अब लगाएंगे। तो आज इसके आपूर्ति के लिए प्रशासन अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी डिमांड है और जिस तेजी से फैलता जा रहा है उसमें कुछ कमियां और कुछ प्रभाव की कमी साफ नजर आ रही है। गांव देहात में कोई दूध की किल्लत, कोई गांव से आने वाले दूध में कमी तो नहीं है शहरों में? नहीं, गांव में दूध तो आ रहा है सर, पर लोगों में इस बीमारी को लेकर आशंका लोगों के अंदर घर करती जा रही है कि कहीं यार बीमार पशुओं का दूध तो नहीं है, कुछ हमें तो इफेक्ट नहीं करेगा, इस तरीके की बातें लोगों के अंदर आ रही है। तो डेयरी का जो थैली पैकिंग दूध की तरफ इस समय लोग आकृष्ट हो रहे हैं, उन पे ऊपर दबाव है, उनकी खपत थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है इस हिसाब से। सुभाष जी, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम और कभी इस मामले में विस्तार से बातचीत करेंगे। आपने INDU24 से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर स्थिति गड़बड़ है और हमारे साथ देहात की जो नब्ज पकड़ने वाले लोगों में शामिल रमेश सिंह जी भी हैं। रमेश सिंह जी, ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति है, खासतौर से जो सड़कों पर हम देखते हैं कि गाय को छोड़ देते हैं, आवारा मवेशियों की तरह गाय भटकती रहती है अपने गौवंश के साथ, क्या हालात है आपके गांव के आसपास? रमेश सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देवदत्त जी, गौ माता का मामला है, राजस्थान और गुजरात से ये बीमारी मध्य प्रदेश में आ रही है। अगर हम चर्चा करें तो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के साथ साथ अंडमान निकोबार में भी इस बीमारी का असर देखा जा रहा है। ये राज्यों की बात करें, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 10 से 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। क्या लगता है, जो गौ माता सड़क पर है, अभी तक घूमती थी, लोग एक्सीडेंट होते थे, दुर्घटनाग्रस्त होते थे, अब सड़क पर भी गाय माता सुरक्षित नहीं है, बीमारी का शिकार हो रही है और लोग अब अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, जबकि वो सड़क पर आवारा गाय घूमती थी उसकी कोई चिंता नहीं करते थे। आपकी राय इस पूरे मुद्दे पर? देखिए राघवन जी, जिस तरह से मनुष्यों में कोरोना बीमारी का कहर था, ऐसे ही ये गाय में इस समय लंपी बीमारी का कहर है। बस ये था कि वो मनुष्य में थी तो उसकी हाय तौबा थी, सब जगह हल्ला मचा हुआ था। और ये एक मूक पशु है, लेकिन यह एक ऐसा मूक पशु है जो वैज्ञानिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से कोरोना बीमारी में तो आदमी खत्म हो जाता था, इतनी तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन इसमें इतना कष्ट है, जो गाय के कष्ट को देख पा रहा है जहाँ से भी, वो बहुत परेशान हो रहा है, क्योंकि अति कष्ट में है गाय। और 3-4 राज्यों में बीमारी बहुत पहले से आ चुकी थी, अपने यहाँ भी अब 15 जिले इसके प्रभावित हो गए। तो मुझे लगता है कि क्या मूक पशु है तो उसके लिए कोई आपने आज हमें लगता है पहली बार यहाँ डिबेट की है, बाकी कहीं चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है। यदि गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है, किस किस ढंग से उपयोगी, इसको बताने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूरत है कि इसके लिए वैसे ही युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाना चाहिए जैसे हमने कोरोना के समय किए थे। और जो गंगा के किनारे का दृश्य था मनुष्यों की लाशों का, वही राजस्थान के मैदान इस समय गाय के लाशों से भरे पड़े हुए हैं। तो इसके लिए बहुत युद्ध स्तर पर प्रयास होना चाहिए। सरकार को बाकी काम छोड़कर अभी जिन राज्यों से आ रही बीमारी वहाँ बॉर्डर पे और जिन जिलों तक आ चुकी है वहाँ से सील कर देना चाहिए, और वहाँ वैक्सीन जो इसके लिए तैयार हो गई और देसी उपाय भी बहुत सारे आए हैं, उन सबको करके और बाकी और ना फैले, इस पे चिंता करना चाहिए। नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, देश का वैसे ही बहुत हो चुका है। बिल्कुल जी देवदत्त जी, दरअसल हम इसको धार्मिक मसले के तौर पर भी देख सकते हैं। गाय को लोग गौ माता कहते हैं और 33 कोटि देवताओं का निवास भी इसमें बताते हैं, लेकिन हम सब ने देखा है, हमारे साथ टेलीफोन पर गांव से जुड़े रमेश सिंह भी जुड़ गए हैं और गौ सेवा करने वाले नरेंद्र अग्निवंश भी जुड़ गए हैं। हमने देखा कि सड़कों पर कई वर्षों से, करीब 2 दशक से हम सड़कों पर गाय
के आवारा पशुओं की तरह घूमते हुए देखते हैं, बारिश में एक्सीडेंट होते हैं, लोग गाय का दूध लगाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो हमने जितनी उपेक्षा अपने माता पिता की हम करते हैं, उससे कम उपेक्षा हमने गौ माता की नहीं करी है। गौ को माता जरूर कहते हैं, लेकिन उपेक्षा के मामले में मनुष्यों से निर्दयी कोई नहीं है। हम इस पूरे मुद्दे पर धार्मिक और आध्यात्मिक स्तर की भी बातचीत करना चाहते हैं कि जहां तक कोरोना वायरस आया, क्योंकि लोगों ने मनुष्यों की इज्जत कम करके पैसों पर ध्यान दिया, सबने देखा कि पैसे भरे पड़े हुए थे, लोग बड़े बड़े ओहदे पर थे, लेकिन कोरोना वायरस में लोग बचा नहीं पाए, पैसा कोई काम नहीं आया। गाय की हम बात करें तो गाय को गौ माता तो कहते हैं, लेकिन उसको कोई भी अपने बाड़े में नहीं बांधता था। वो दर दर भटक रही थी, घर घर उनके लिए बंद हो गए थे। अब वो मर रही है लंपी से, लेकिन उनके बचाव के लिए कोई बहुत उपाय नहीं हो रहा है। रमेश सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं सर। क्या स्थिति है गांव के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में गाय को लेकर? क्या लोग चिंतित हैं किसान? क्योंकि असली जो लापरवाही वो किसानों की भी, जो गौवंश पालक है वो गाय की चिंता कम कर रहे थे, इसलिए ये जो पूरी महामारी आई है गाय के ऊपर वो दिक्कत पैदा कर रही है। आपकी राय? राघवन जी, गांवों की तरफ हमारे इधर कोई लिम्पी लक्षण दिख नहीं रहा है, और चूंकि वो कोई मतलब वो बीमारी आई नहीं है, तो आपके इधर से मतलब होशंगाबाद, सीहोर? जी जी जी, इस तरफ, इसी एरिया में, बुद्धि क्षेत्र में जी। तो आम आदमी में उसके प्रति ज्यादा चिंता नहीं है, बल्कि आम आदमी को उसकी जानकारी तक नहीं है। अब जहाँ इसके और जो पर्सपेक्टिव का सवाल है, तो सरकार के इसमें हर के जो प्रयास है, एक महामारी के रूप में आई है, और जब कोई महामारी आती है तो सरकार के संसाधन उस वक्त बहुत सीमित होते हैं। पूरे संसाधनों को लगाना, उनको असेंबल करना, अभी मैं पढ़ रहा था कि इसकी वैक्सीन भी नहीं आई है, 3-4 महीने में फुटफॉट नाम की वैक्सीन लगा रही, तो इसमें समय लगेगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा इसमें एक दिक्कत तो आएगी, वैक्सीनेशन होगा जी। हमारे इधर मध्य प्रदेश में 80% गौवंश सड़क पे घूम रहा है, लोगों ने उसको बिल्कुल छोड़ दिया है, और इसमें आम आदमी की जन भागीदारी अगर नहीं होगी तो इस वैक्सीनेशन को व्यावहारिक रूप में एक्सक्लूड करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, मैं रमेश जी लौटूंगा, थोड़ी सी कनेक्टिविटी में गड़बड़, ऑडियो गड़बड़ हो रहा है, मैं लौटता हूँ आपके पास। आपका लगता है जो कनेक्टिविटी वो थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, थोड़ी देर से आपसे दोबारा संपर्क करते हैं। नरेंद्र अग्निवंशी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर सुन पा रहा हूँ। दरअसल गौ माता की सेवा में जो आपकी टीम काम कर रही है, और ये भी हमें जानकारी मिली कि जब किसी गौ माता के प्राण निकल रहे हैं तो आप लोग उनको बकायदा गीता का पाठ करके सुनाते हैं। तो ये तो एक दृश्य हो गया कुछ लोगों का, लेकिन बहुतायत ये देखा जा रहा है कि गांव में गौवंश के पालक सबसे ज्यादा गौवंश की बेकदरी कर रहे हैं। सड़कों पर गाय माता घूम रही है, भूखी प्यासी, कोई परवाह नहीं कर रहा है। एक्सीडेंट होते हैं, लोग दुर्घटना में घायल होते हैं, कई बार जान भी जाती है। आपकी राय कि गौ वंश को कैसे बचाएं? लोग जब तक गांव के लोग इस पूरे मामले को अपने हाथ में नहीं लेंगे, सरकार या शहरों के बस का नहीं है कि वो गाय को बचा पाए या गाय की सेवा कर पाए। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं टीवी के माध्यम से ये जो विषय उठाया है उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आपके टीवी के माध्यम से जितने भी दर्शक इस शो को देख रहे हैं वह सभी कहीं ना कहीं गौ सेवक है, अपने जीवन का बहुमूल्य समय आपकी टीवी पर, आपके चैनल पर दे रहे हैं। साथ ही आपकी जो नजर सर हमारे छोटे से कार्य पे पड़ी, हमारी छोटी सी मेहनत पे पड़ी, और आपने आज हमें ये अवसर दिया कि हम कुछ कह पा रहे हैं। सर ये सत्य है, आपका कहना है कि हमारी टीम से कुणाल चौहान करके एक युवा साथी है, वो भगवत गीता का पाठ गौ माता को सुनाते हैं। गाय हमारी आस्था है, गाय हमारी माँ है, और बड़ी हद तक किसान जिम्मेदार है। जैसे कि आपने ग्रामीण तबके की बात कही है, तो गांव में जन जागृति के लिए मैंने बहुत सारे क्षेत्रों में प्रशासन को, बहुत सारी पार्टियों को जन जागृति करवाते हुए देखा है। जैसे एक छोटा ही उदाहरण मैं दूं, अगर चुनाव आते हैं तो चुनाव से पहले बहुत बड़ा एक जन जागृति का समूह जागृत करती है सरकार। ठीक वैसे ही बहुत सारी पार्टियों को मैंने देखा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मेरा बूथ सबसे मजबूत सर, और भी जैसे किसी प्रकार अभी एक हम कोरोना बीमारी से निकले हुए हैं, बहुत बड़े पैंडेमिक से निकले हैं, उस समय भी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी जानकारी का माध्यम बनाया था सर, दिवालिखीकरण को, टीवी को, न्यूज़पेपर को, सोशल मीडिया को। आप ही बताइए, आज मैं आपके टीवी के माध्यम से जो जागृति फैला रहे हैं उसके लिए आभार करता हूं, लेकिन शासन प्रशासन क्या कर रहा है? किसान तो दोषी है ही,
किसान एक बहुत बड़ा भागीदार है आज गौ माता की इस दुर्दशा का। लेकिन क्या सरकारें क्या इससे बची हुई हैं? क्या जिम्मेदार नागरिक इससे बचे हुए हैं? क्या नरेंद्र जी, आपके इलाके में कोई गौशाला है, उनकी क्या स्थिति है? सर आप जब पता करेंगे, मैं बुधनी विधानसभा की एक छोटी सी ग्राम पंचायत डोभी का रहने वाला व्यक्ति हूँ और जनपद पंचायत बुधनी के अंतर्गत आने वाली एक ग्राम पंचायत जवारखेड़ा है और दूसरी डुंगरिया है। सर दोनों ही जगह गौशालाएं पहले से बनी हुई है और हमारी पूरी युवा टीम बार बार मांग कर रही है कि इन गौशालाओं को चालू करवा दीजिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा आपके चैनल से आपसे निवेदन है कि हमारी इस आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचवा के उन गौशालाओं को इन दर दर भटकती गाय के लिए चालू करवा सकें तो आपकी विशेष हम लोगों को सहयोग होगा। IND24 जो लोग ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, उनकी आवाज को टीवी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बातचीत सरकार तक पहुंचेगी और जो आपने समस्या बताई गौ सेवा को लेकर, गौ सेवा भी होगी और उसके साथ साथ गौशालाएं भी, जो आपने कहा कि 2 बंद पड़ी है, डुंगरिया की और दूसरा कौन सा आपने गांव बताया, जवारखेड़ा, वो भी चालू की जाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप टेलीफोन लाइन में बन रही है, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय जी, हमने सुना रमेश सिंह जी को भी, नरेंद्र अग्निवंश, ये वो टीम है जो गांव में अगर किसी गौ माता के प्राण जा रहे होते हैं, बीमार होती है, उसकी सेवा करते हैं और अगर ये जानते हैं कि अगर इनकी जान नहीं बच पाएगी तो बाकायदा वो गीता का पाठ गौ माता को सुनाते ताकि अंतिम समय वो उस पाठ को सुन ले। ये तो एक ग्रामीण भावना हो गई। लेकिन सरकारी स्तर पर हमने बात की नीमच यानी राजस्थान की जो सीमावर्ती इलाका है, नीमच मंदसौर, वहाँ फैला हुआ है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की बॉर्डर के जो मध्य प्रदेश के गांव है, वहाँ इसका संकट है लंपी का। अगर सरकार ने जागृति को गति नहीं दी, वैक्सीन और दवाएं नहीं पहुंचाई, तो ये मध्य प्रदेश में गौवंश के लिए महामारी साबित होगा, ऐसी आशंका है। आपकी राय, इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है और कितनी जागृति होनी चाहिए? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि लंपी वायरस कोरोना के तरह ही फैल रहा है, मगर अंतर इतना है कि वहाँ मूक पशु अभी पीड़ित हैं और जब उस समय इंसान पीड़ित था तो हाहाकार मच गया था। तो एक तरह से जो उसके पालक हैं उनके बीच हाहाकार है, क्योंकि जिस तरह का लंपी वायरस के माहौल बनते जा रहा है, जब राजस्थान में इसका कहर था तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं चेता या महाराष्ट्र क्यों नहीं चेता, या जब महाराष्ट्र चेता तो मध्य प्रदेश के अधिकारी कहाँ गए थे? तो सवाल ये आता है कि जब 11 जिले उसके प्रभावित हो गए मध्य प्रदेश के, और अब तो ये शायद 15 और 20 तक का आंकड़ा जा रहा है, और जब 3000 पशुओं को, आप खुद पशुपालन विभाग कह रहा है कि 3000 संक्रमित हमारे रिकॉर्ड में हैं, जब रिकॉर्ड में है तो उसका रोकथाम कौन करेगा? तो सवाल ये आ रहा है कि जब रोकथाम और जब पशुओं मरने लगे, और जिसको जो मध्य प्रदेश सरकार हो या कोई भी सरकार हो, हम तो दोनों सरकार की बात करेंगे, कि जब सरकार गौ माता को जब चुनाव आता है तो उसको लिए अलग ही पूरा माहौल बनता है। गौशालाएं हो रही, पुरानी कांग्रेस की सरकार ने गौशालाओं के लिए कितना काम किया था, कितना उसका प्रचार किया था कि हमने गौशालाएं बना दी, इतनी बना दी, ये कर दी। और जब बदली सरकार तो वो भी यही कहती थी कि गौ हमारी माता है, गौ माता। तो जब माता है, माता यानी जिसने बच्चे को जन्म दिया हो। संजय जी, इसमें एक बात और है, मैं आपकी बात को थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूं कि जो गौशाला चलाने वाले हैं, जो गौ सेवक हैं और जो गौ माता के अभियान को चलाने वाले, वो संगठन इस पूरे महामारी के दौर में नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ। ये चिंता की बात है, क्या वो कागज पर हैं? और अगर कागज पर नहीं है तो फिर वो उनके बचाव के लिए उपाय क्यों नहीं कर रहे? लेकिन जो मेरे पास आंकड़ा, मैं उसको शेयर करना चाहता हूं कि जो सीमावर्ती जिले हैं मध्य प्रदेश के, वहां अभियान चलाया जा रहा है टीकाकरण का, वैक्सीन का, और सरकारी आंकड़े के मुताबिक 1,49,504 टीके यानी वैक्सीन गायों को लगा दिए गए हैं और 2,742 जो पशु हैं, जो गाय हैं, वो स्वस्थ भी हो गई है। ये आंकड़ा सरकार का। लेकिन बीमारी की जो बात है वो बढ़ती जा रही है। और आप बात करते हैं कि जिस तरह से माता पिताओं को लोग छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, वैसे ही हम लोग गाय माता को भी दूध लगाकर छोड़ देते हैं। मैं ग्रामीण परिवेश की बात कर रहा हूं, जो गौवंश को मानते थे कि ये हमारी माता है। सबसे ज्यादा गाय के साथ अन्याय वहीं से हो रहा है। आपकी बिल्कुल, तो एक्चुअल वही कह रहा था मैं कि अब आप इसको देखिए कि इस वायरस से क्या क्या होने वाला है। अब ये होने वाला है कि जो सामान्य आदमी, जो बेचारा 2 गाय पाल के उसकी दूध का वितरण कर रहा है,
मार्केट में अपना जीवन चला रहा है। धीरे से आप देखिए कि ये जो अदर्स कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, इसका माहौल बना देंगी कि इन गायों में और जो किसानों के पास गाय हैं उनमें तो संक्रमण है। जब संक्रमण का एक बार माहौल बना तो मुझे लगता है कि ये कंपनियां सीधे डायरेक्ट सेल करेंगी और लोगों के मन में भी आएगा कि अरे अगर लंपी वायरस से पीड़ित गाय का हम दूध बच्चों को पिलाएंगे या खुद पिएंगे, पैकेट का दूध बढ़ेगा तो, और जो गाय से खुला दूध मिलता है तो गाय इसका भैंस का, बाजारवाद बिल्कुल जो बाजारवाद उसका जो होगा उससे गौ माता की जो बीमारी है वो तो दूर रही ठीक होना, उसके जो दुष्परिणाम है वो पहले आने लगेंगे और मार्केट कुछ अलग कहानी कहेगा। यानी दूध के बाजार पर भी असर पड़ेगा, गौ पालकों का दूध कम बिकेगा और जो पैकेट का दूध है वो ज्यादा बिकेगा। ये मुद्दे की बात है। देवदत्त जी, दरअसल पूरे मामले में जो बात निकल के आ रही है वो ये कि गाय बीमार हो रही है, उसके जो लक्षण है उसमें वो उनके शरीर पे गठान होती है और जो गाय के गुप्तांग होते हैं वहां पर भी गठाने पड़ती है और दूध देना वो कम करती हैं और दूध कम देने की वजह से दूध तो कम होता ही और संक्रमित दूध से लोग बीमार भी होते हैं। अगर ये चीज बाजार में आ जाएगी तो गौ पालकों का दूध भी कम बिकेगा और गाय तो मर ही रही है और एक तरह से बहुत अजीब सा संकट है। कह सकते हैं कि मनुष्यों में कोरोना और गौवंश में ये लंपी का वायरस पूरे मार्केट को, दूध के बाजार को और गौ सेवा को खत्म कर रहा है। आपकी राय? बिल्कुल राघवन जी, जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये कोई साधारण विषय नहीं है। इसके आज गाय के कितने फायदे हैं, उससे 100 गुना गाय के ना रहने पे नुकसान है, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से। मैं कहता हूं कि इस समय संत समाज के आप सुनो बातें, कितने चिंतित हैं वो, कितने उपाय कर रहे हैं। जो इस चीज को समझता है और हम भारतवासी तो इसको अच्छे से समझते हैं कि गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है, इसके लिए बहुत चिंता करके सब काम छोड़ के पक्ष विपक्ष सबको अभी इस काम में युद्ध स्तर पर लेना चाहिए। भले ही मूक पशु है लेकिन उसकी चिंता वैसे ही करना चाहिए जैसे हमने कोरोना के समय आम आदमी को जागृति के लिए की थी, उसकी रोकथाम के लिए की थी। बिल्कुल। कुल मिलाकर संकट का जो माने सिर से ऊपर जाए उसके पहले जागने की जरूरत है। सरकार के साथ साथ गौवंश पालक, गौशाला को चलाने वाले और आम आदमी भी। रमेश सिंह जी, इस पूरे मामले में आपकी अंतिम टिप्पणी? राघवन जी, मेरी टिप्पणी यही है कि सरकार जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाए और इसमें पंचायतों को और पंचायत के जो कर्मचारी है उनको शामिल करे, क्योंकि जो वेटरनरी हॉस्पिटल्स है वो बहुत सीमित संख्या में है और वो वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा तेज गति से नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये कि वैक्सीन अगर यहाँ कम पड़ रही है तो सरकार को इसके लिए आयात करना चाहिए, क्योंकि इससे जो डैमेज होगा वो देश के दुग्ध उत्पादन के साथ साथ किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। इसलिए सरकार को युद्ध स्तर पर दोनों पहलुओं पर ध्यान में रख और इस पर बहुत तेजी से काम करना चाहिए। इसमें एक चीज और रमेश जी, गाय जो सड़कों पर घूम रही है, किसानों को चाहिए कि वो जाग जाएं और गाय को आवारा ना पशु बनाएं, बल्कि अगर वो घूम भी रही है तो उनको बाड़े में रखें, उनको अपने यहाँ स्थान दें और उनकी सेवा करें, क्योंकि अगर गाय मरना शुरू हो जाएंगी तो सेवा करने का अवसर भी खत्म होगा, दूध भी कम होगा और फिर आप अगर धार्मिक हैं तो आप पाप के भागी भी होंगे। नरेंद्र सिंह जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी? बिल्कुल सर, मैं और साथ ही जानना चाहूंगा कि जब आयरनी टोन ने गौ माता को अपना चैनल पे इतना स्थान दिया है तो जिम्मेदारों से इस्तीफा का भी एक सर आप प्रोग्राम तय करें कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन। अगर किसान है तो उस पर FIR कब, अगर नेता है तो उसका इस्तीफा कब, अगर अधिकारी है तो सर उसका निलंबन कब। नरेंद्र, दरअसल नैतिकता तो पाताल में चली गई है। जो समाज अपने माता पिताओं को, जो उनको जन्म देते हैं, जो उनका पालन पोषण करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, जब वो पैसे कमाते हैं तो उनको वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। तो ऐसे दौर में गाय के मरने पर इस्तीफा, नैतिकता की वो ऊंचे पैमाने अभी टूट चुके हैं जो पहले कभी हुआ करते थे। लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम गौ माता के मामले में सरकार और समाज सक्रिय हो, समाज गौ माता को सड़क पर ना घूमने दे, बाड़े में रखे, दूध लगाता है तो उनकी सेवा भी करे और सरकार इस वायरस के रोकने के इंतजाम करे ताकि गौवंश बच सके और हम सब लोग स्वस्थ दूध पी सके। इस पूरी चर्चा में आप सबने हिस्सा लिया। रमेश सिंह जी, देवदत्त जी, नरेंद्र जी, संजय सोनी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सुभाष ओझा जी का भी धन्यवाद करूंगा कि वो नियमित से हमारे साथ जुड़े थे, कि चर्चा में हिस्सा लिया और जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो हम हमारे साथ शेयर करी। IND24 आप सबका साधुवाद करता है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
IND24।